नमस्कार साथियों, आप सभी का यूट्यूब चैनल फंडामेंटल क्लासेस ऑनलाइन में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जो एनसीईआरटी की 1.2 एक्सरसाइज है उसके 2 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो उस एक्सरसाइज के शेष बचे क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। आप लोग एनसीईआरटी की बुक रखे होंगे तो उस बुक से आप लोग उस क्वेश्चन को देख लेंगे। हम उस क्वेश्चन को पढ़ करके और उसका सॉल्व कर देंगे। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन बचा है एनसीईआरटी का, तीसरा से स्टार्ट करेंगे और चौथा पांचवा अभी करना है। तो क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मौसा और लौसा ज्ञात कीजिए। कुछ संख्याएं दी हुई है, उन संख्याओं का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से लौसा और मौसा ज्ञात करना है। तो इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन इसका लेंगे। संख्या दिया है 12, 15 तथा 21। 12, 15 तथा 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें लौसा यानी लघुत्तम समापर्त, मौसा यानी महत्तम समापर्त ज्ञात करना है। तो इन तीनों संख्याओं का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। 15 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 5 और 21 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 7। मौसा, इन तीनों संख्याओं का मौसा हम इस तरह से लिखते हैं 12, 15, 21 इक्वल टू है। अब मौसा हम तीनों संख्याओं का ज्ञात कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि कौन सा गुणनखंड तीनों में उभयनिष्ठ है, जो तीनों में आया है। तो हम देख रहे हैं कि 3 ऐसा गुणनखंड है जो कि तीनों में आया है, तो इसको लिख लेंगे। अब इसके अलावा कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जो कि तीनों में आया है, तो हमारी इन तीनों संख्याओं का मौसा 3 होगा। अब लौसा, इन संख्याओं का लौसा ज्ञात करेंगे। तो इसको इस तरह से लिखेंगे 12, 15, 21। लौसा लिख करके ब्रैकेट में लिख देंगे। जो मेरा अभाज्य गुणनखंड है उसी का गुणनफल ले लेते हैं लौसा करते समय। तो इसमें 2 सबसे अधिक बार आया है तो 2 गुणे 2, एक बार 3 लिख लेंगे, उसके बाद 5 लिख लेंगे, उसके बाद 7 लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे हो जाएगा 4 तिहाई 12 कर देंगे, 4 तिहाई 12 या इसको कर दीजिए 4 5 20 हो जाएगा, गुणे 3 गुणे 7 और यहाँ पर हो जाएगा 20 तिहाई 60 हो जाएगा, गुणे 7 7 6 42 420 हो जाएगा। तो इन तीनों संख्याओं का लौसा 12, 15, 21 का लौसा हमारा 420 हो जाएगा और मौसा 3 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या, अगला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। 17, 23 तथा 29 का लौसा और मौसा हमें ज्ञात करना है। 17, 23 और 29 का, ये इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। 17, 23 और 29 का लौसा और मौसा हमें ज्ञात करना है। क्या है? 17, 23 तथा 29 का। तो इन तीनों नंबर का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम 17 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 23 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 29 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये तीनों नंबर ऐसा है जिसका हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, यानी इसका गुणनखंड ये स्वयं ही होगा। 17, 23, 29। तो अब तीनों संख्याओं का हम मौसा लिखेंगे। इसको ब्रैकेट में 17 लिख देंगे, 17, 23, 29। यहाँ पर एक कंसेप्ट निकल कर यह आ रहा है। यहाँ पर हम मौसा निकालते समय यही देखते हैं कि कौन ऐसा नंबर है जो उभयनिष्ठ है, या उभयनिष्ठ का मतलब यह है कि वह नंबर तीनों में है। मतलब गुणनखंड मैंने किया है तो कोई नंबर ऐसा है जो कि तीनों के गुणनखंड में आया है, तो उस नंबर को हम कहते हैं कि ये तीनों में उभयनिष्ठ है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन सभी के गुणनखंड में कुछ उभयनिष्ठ है ही नहीं, तो क्या इसका मौसा नहीं होगा? तो इसका आंसर यह है कि जब कोई संख्या का मैंने अभाज्य गुणनखंड किया है और उन संख्याओं में कोई उभयनिष्ठ नहीं है, कॉमन उसमें से कोई भी संख्या नहीं है, तो उन सभी संख्याओं का मौसा 1 होता है, 1। तो इन सभी संख्याओं में कॉमन कुछ नहीं है तो इसका मौसा 1 होगा। अब इसका हम लौसा ज्ञात करेंगे। लौसा इसका 17, 23, 29, तो इसे मल्टीप्लाई कर देना है ऐसे ही 17 गुणे 23 गुणे 29। तो आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 17 तिहाई 51 का हो जाएगा 5, 1 हो जाएगा और 5
और 17 दूनी 34, 34 और 5 39, ये इसको गुणे 29। अब 3 9 1 को 2 9 से गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 81, 1 हो जाएगा 8, 29 27, 27 और 3 हो जाएगा 30, 5 35, ये हो जाएगा 2 2 9 18, 2 3 6 1 7, 9 3 8 5 13 का 3, 7 3 10 1 11। तो ये हमारा 11 11 3 3 9 इन संख्याओं का लसा हुआ देख लेते हैं क्या। तो ये मेरा सही आया है और इन सभी संख्याओं का मसा भी 1 आया है। अब हम बात करेंगे अगला, इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, उसको देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा। वो संख्या क्या दिया है उसको भी देख लेते हैं। 8 9 तथा 25 का हमें मसा ज्ञात करना है। इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। 8 9 तथा 25 का हमें लसा और मसा ज्ञात करना है। तो इन तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 और 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 5 होगा। तो इसको हम लिखेंगे मसा 8 9 और 25 का मसा। तो कौन ऐसा नंबर है जो तीनों में उभयनिष्ठ हो या कॉमन हो। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं आया है जो कि तीनों में है। तो इसका भी पिछले वाला कंसेप्ट लगाएंगे कि तीनों में जब कॉमन नहीं है तो इन तीनों संख्याओं का मसा 1 होगा। अब इसका हम लसा निकालेंगे। लसा क्या होगा, तो 8 9 25 का लसा। 2 इसमें अधिक बार आया है 3 बार, तो इसको लिख लेंगे। फिर देख लेंगे 3 इसमें आया है तो 3 गुणे 3 लिख लेंगे। फिर 5 गुणे 5 लिख लेंगे। तो ये इसको हल करेंगे तो 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, गुणे 25 हो जाएगा। अब 72 में 25 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 1 हो जाएगा, 5 7 35 1 36 हो जाएगा, 4 2 7 14 हो जाएगा, 0 6 4 10 का 0, 4 3 7 1 8 1 हो जाएगा। 1800 हमारा लसा हो जाएगा इन सभी संख्याओं का। देखते हैं मेरा आंसर सही आया है कि नहीं। तो ये हमारा आंसर सही आया है, लसा 1800 है और मसा 1 है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, देखेंगे कि चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो भी कंसेप्ट है इन सभी क्वेश्चन के सभी कंसेप्ट को मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। अगर जो लोग उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो लेक्चर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। वो भी देख लेंगे वीडियो तो आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो हमारा क्वेश्चन 4 दे दिया है, मसा दे दिया है। 2 संख्याओं का मसा दे दिया है। कौन कौन सी संख्याएं हैं, एक है 306 306, एक है हमारी 657 657। इसका मसा दे दिया है 9 और कह रहा है कि लसा, इन संख्याओं का लसा ज्ञात कीजिए। इन संख्याओं का लसा हमें बताइए, 6 5 7 का लसा बताइए। तो जब 2 संख्या रहेगी उनके लसा और मसा में संबंध मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया है। इनके बीच यही संबंध होता है। 2 संख्याएं होती है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होता है दोनों संख्याओं का मसा गुणे दोनों संख्याओं का लसा, ये बराबर होता है आपस में। तो इसी कंसेप्ट से हम यहाँ पर करेंगे। तो a इक्वल टू यहाँ पर है 2 3 0 6, b इक्वल टू है 6 5 7। इसका मान यहाँ पर रख देंगे 3 0 6 गुणे 6 5 7 इक्वल टू मसा दे दिया है हमारा 9 और लसा को हम मान लेते हैं या लसा इसी तरह से लिख देते हैं, लसा ए बी का हमें लसा। अब हमें ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आएगा तो डिवीज़न में हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे लसा ए बी का लसा, ये ए है, इसमें कहीं 3 0 6 गुणे 5 6 6 5 7 अपान 9। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ नंबर आएगा, हम देखते हैं वो नंबर क्या दे रहा है। तो दे रहा है 22 33 8 22 33 8। आप लोग इसको पहले डिवाइड कर दीजिएगा 9 से और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा। यहीं पर मान लीजिए ये 9 5 9 6 54 9 7 63, 9 7 63 होगा, 7 बार में जाएगा और 2 बचेगा 9 3 27। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा।
अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 रहा। अब 5वें क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये हमारा सॉल्व हो गया, ये लॉस आया था मेरा इन दोनों संख्याओं का। इस तरह का क्वेश्चन आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इसी मेथड से, इसी फार्मूले से करेंगे। 3 संख्याओं का भी देकर कह सकता है। मैंने 3 संख्याओं के लिए पिछले वीडियो लेक्चर में रिलेशन पर डिस्कशन किया है। तो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम पढ़ते हैं। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कह रहा है कोई भी प्राकृतिक संख्या n के लिए हमें बताइए कि 6 के पावर जो n है यह 0 पर समाप्त हो रहा है। 0 पर समाप्त हो रहा है यानी इसका जो इकाई वाला अंक है 0 है। यहाँ पर n प्राकृतिक संख्या है, इसे प्राकृतिक संख्या n बिलोंग्स टू n, मतलब n हमारा नेचुरल नंबर है, ऐसे समझिए। n प्राकृतिक संख्या है, आप लोग प्राकृतिक संख्या है। तो जब n प्राकृतिक संख्या है यानी n का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 100, 1000, लाख, बहुत सारा हो सकता है। तो जब n का मान यहाँ पर मान लीजिए 50 हम रख रहे हैं, तो जब इसको हल करेंगे तो उसका इकाई वाला अंक क्या 0 होगा, यही हमें बताना है। तो जब इस संख्या या किसी भी संख्या का इकाई वाला अंक 0 होता है तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है, यानी 5 से उस संख्या में भाग देंगे तो वो शेषफल हमारा 0 आएगा। तो जब यह संख्या, इसको हम लिखेंगे, इस क्वेश्चन में केवल लिखना ही है। मान लीजिए यह संख्या 5 से 0 पर समाप्त होती है। हम मान लेंगे, मान लीजिए कि यह संख्या 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है, यानी इसका जो इकाई वाला अंक है वो 0 है। तो जब इसका इकाई वाला अंक 0 है तो यह संख्या 5 से विभाजित होगी। जब यह संख्या 5 से विभाजित होगी तो इस संख्या के गुणनखंड जब हम करेंगे तो एक गुणनखंड, हमारा अभाज्य गुणनखंड में से एक अभाज्य गुणनखंड 5 होना चाहिए, तभी इन संख्याओं के जो इसका प्रसार करेंगे तभी हमारा, जब इसके गुणनखंड में एक अभाज्य गुणनखंड 5 होगा तभी इस संख्या का इकाई वाला अंक जो है वो 0 हो सकता है। तो हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो 6 के पावर n का गुणनखंड 2 × 3 के पावर n लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 के पावर n, 3 के पावर n। इस तरह से गुणनखंड, जब भी कोई संख्या a × m के पावर, या इसको लिखिए ऐसे, a × b के पावर m है तो इसका पावर अलग अलग लिख देते हैं, a के पावर m × b के पावर m। यहाँ पर डॉट है यानी गुणा, मल्टीप्लिकेशन। तो इसका मैंने अभाज्य गुणनखंड किया। कह रहा है कि यह संख्या 0 पर समाप्त होती है, तो यह 0 पर समाप्त होती है, मान लिया मैंने। तो इसका जो मैंने अभाज्य गुणनखंड किया है, इस अभाज्य गुणनखंड में एक संख्या 5 होनी चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 तो है ही नहीं। तो यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है तो यह संख्या है 0 पर, यह जो 6 के पावर n है, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ये हमारा इस क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ और इसमें कोई सॉल्व नहीं करना था, ये लॉजिकल क्वेश्चन था, इसमें अपना लॉजिक लगाना था। तो मैंने इस क्वेश्चन को अच्छे से बता दिया आप लोगों के बीच में। अब हम अगले क्वेश्चन को चर्चा करेंगे कि 6वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6वां क्वेश्चन दे दिया है, पढ़ देते हैं यह क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्याख्या कीजिए कि संख्या दे दिया है 7, इसको मिटा लेते हैं तब उस क्वेश्चन को हम लिखते हैं। ये भी क्वेश्चन अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड है, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से ये रिलेटेड है। कह रहा है 7 × 11 और × 13 धन 13, यह एक है
क्वेश्चन नंबर यह 6 में 2 क्वेश्चन दे दिया है और दूसरा क्वेश्चन दिया है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5। ये मेरा 6 नंबर क्वेश्चन है, उसी में ये 2 क्वेश्चन दे दिया है। अब देख रहे हैं, कह रहा है क्वेश्चन व्याख्या कीजिए ये वाला जो मैंने नंबर लिखा है ये और ये भाज्य संख्या क्यों है। ये दोनों जो नंबर है कह रहा है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो इन संख्याओं को हल करेंगे कि ये संख्या आखिर में है क्या, इसको पहले हल करके पता करेंगे कि यह संख्या है क्या। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11 × 7 = 77 हो जाएगा, गुणे 13 धन 13। यहाँ से 13 आप लोग कॉमन भी ले सकते हैं। मान लीजिए 13 कॉमन लिया मैंने तो 77 + 1, कॉमन का मतलब होता है उस संख्या से भाग देना। तो मैंने इसमें कॉमन लिया है 13, यानी इस संख्या में 13 से भाग दीजिए और उस 13 को बाहर लिख लीजिए। तो जब इसमें 13 से बाहर लिख लेंगे और 13 से भाग देंगे तो 77 बचेगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 × 78 और जब 78 में 13 से गुणा करेंगे 3 8 24 हो जाएगा, 2 होगा, 3 7 21, 21 2 23 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 7, 4 8 3 11, 1 7 2 9 1 10। हमारा 10 14 होगा। जब इसको मैंने सॉल्व किया तो 10 14 यह हमारी संख्या है। अब इसी संख्या को हमें बताना है कि यह भाज्य है तो क्यों है। देख लेते हैं कि यह संख्या तो मेरी सही आई है 10 14। तो ये जो संख्या है 10 14 इसको हमें बताना है कि जब यह भाज्य है तो क्यों है। तो यहाँ पर हम लोग अंकगणित के आधारभूत प्रमेय जो पिछले वीडियो लेक्चर में डिस्कशन किया है उसका यूज होगा। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे 1 0 4। तो ये 2 से कटेगी, 2 5 10, 2 7 0, 2 7 14, ये 5 0 7 हो जाएगा। इसके बाद ये किससे कटेगा तो 3 × 3 हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 × 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 बचेगा, 3 6 18 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा। ये अब कटेगा 13 से, 13 ये 13 से एक बार में कटेगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड होगा, मैंने इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 10 14 इक्वल टू 2 × 3 × 13 × 13। यह हमारी दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड है। 2 × 3 × 13 × 13। अब मैंने इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड लिखा है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहती है कि हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब यह संख्या इसका मैंने गुणनखंड किया है, गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखा है, तो ये सभी गुणनखंड में जो मैंने अंक उपयोग में लाए हैं वो सभी के सभी अभाज्य संख्या है। ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। तो जब किसी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते हैं तो वो हमारी संख्या जब गुणा करते हैं तो वह भाज्य संख्या होती है। यही हमारा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहता है। इसमें उल्टा चलना है, कोई भाज्य संख्या दे दिया भाज्य, इसको अभाज्य संख्याओं के अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। गुणनफल, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल। तो जब अभाज्य संख्याओं का गुणनफल मैंने लिखा है तो वह संख्या यहाँ से क्लियर हो जाता है कि वह संख्या भाज्य संख्या ही होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अभाज्य अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के अनुसार अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्या होगी। इसी का ये सेकंड पार्ट है, ये आप लोग करिएगा। इसी तरह बिल्कुल आसानी से होगा। मल्टीप्लिकेशन करना है, 5 को जोड़ देंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। वही सब जो मैंने बोला है लिख दीजिएगा कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से किसी भी भाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में मैंने इस संख्या को लिखा है। जब यह संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा है तो यह संख्या हमारी भाज्य संख्या होगी।
अब देखते हैं इसका जो 7 नंबर क्वेश्चन है वह क्या कर रहा है। 7 नंबर जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बड़ा है, इसको हम पढ़ देते हैं, आप लोग इसे सुन लीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, आप लोग खेल का मैदान अपने अपने गांवों में देखे ही होंगे। वो मान लीजिए ये खेल का मैदान है और वृत्ताकार है, ये इस तरह गोल है वृत्ताकार। अब वृत्त और कोई चैप्टर है क्लास 10th में, उसमें जब चर्चा करेंगे तो उसमें बताएंगे कि वृत्त अच्छे से उसमें डिस्कशन किया जाएगा। तो किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक यह खेल का मैदान है, इसमें यह एक वृत्ताकार पथ है। ये मैदान मैंने मान लिया मैदान, यह एक इसमें वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। कोई लड़की है सोनिया, उसका नाम है सोनिया, उसको इस मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। एक चक्कर यह कह रहा है, हाँ, एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। जो रवि भाई हैं इनको एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहा है। तो कह रहा है क्वेश्चन, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। ये जो दोनों हैं सोनिया और रवि, एक ही स्थान से, मान लीजिए ये मैंने स्थान चुना, इसी स्थान से समान समय पर समान दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। यानी सोनिया और रवि यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं और एक ही साथ समान समय पर और समान दिशा में, मतलब रवि भी इधर ही दौड़ रहा है तो सोनिया भी इधर ही दौड़ रही है। तो समान दिशा में जब दौड़ रहे हैं तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चूँकि यह 12 मिनट में एक चक्र लगा रहा है रवि और सोनिया 18 मिनट में, तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब वो दौड़ रहे हैं तो कितने समय बाद वह फिर अपने जहाँ से वो दौड़ना स्टार्ट किए हैं वहाँ पर पुनः वो मिलेंगे। तो उसके बीच का समय हमें निकालना है। तो मान लीजिए रवि और सोनिया दोनों दौड़ना स्टार्ट करते हैं। ये दौड़ रहे हैं, एकदम रेस लगाए हैं, दौड़ रहे हैं, माक रहे हैं। कोई एक ऐसा समय आएगा जब रवि और सोनिया इसी स्थान पर मिलेंगे। तो वह इस जब स्थान पर मिलेंगे तो जब से वो स्टार्ट किए हैं दौड़ना और जब मिले हैं इस पॉइंट पर, वह समय कम से कम समय होगा, उसके बीच का वो कम से कम समय होगा। तो यहाँ से कम का कंसेप्ट लॉजिक निकल के आया, और जब कम से कम का लॉजिक निकल के आया है तो हम इन दोनों संख्याओं का लसा निकालेंगे, और जो हमारा लसा आएगा वही समय होगा इन दोनों के मिलने के, मतलब जब से दौड़ना प्रारंभ करेंगे और कुछ समय बाद, कितने समय बाद दोनों एक साथ मिलेंगे। तो लसा निकालेंगे, जो लसा आएगा, ये जो मसा और लसा होता है ना, ये इसका जो क्वेश्चन है दैनिक जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे दैनिक जीवन में इसका क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर उस क्वेश्चन को या लसा और मसा को हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कशन करेंगे तो वीडियो लेक्चर लंबा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उसको हम अलग से कोई वीडियो लेक्चर बनाएंगे वीडियो, और उसमें लसा और मसा पर क्वेश्चन भी बनाएंगे और उसका दैनिक जीवन के क्वेश्चन बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों को इंटरेस्ट आएगा, आनंद आएगा। तो इसका हम अब केवल ये सॉल्व हो गया है, इसका बस अब मसा निकालना, लसा निकालना है। तो 18 का हम करेंगे तो 2 गुणे 2 9 दूनी 18, तो 2 गुणे 3 गुणे 3, फिर 12 का हो जाएगा 4 तिहाई 12, तो 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, अब लसा हमें इन दोनों संख्याओं का निकालना है, 18 और 12 का। तो 2 इसमें 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा, गुणे 9, ये 36 मिनट हो जाएगा। तो 36 मिनट बाद ये सोनिया और रवि दौड़ते दौड़ते मांगते 26 मिनट बाद एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। मान लीजिए दोनों मांग रहे हैं,
माकना का मतलब दौड़ना, तो दोनों दौड़ रहे हैं तो 26 मिनट बाद इस पॉइंट पर दोनों एक ही साथ मिलेंगे। तो ये हमारा इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन रहा, अंतिम। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर जो आएगी उसमें जो 1.3 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसके कंसेप्ट को समझेंगे और जो भी उस एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन दिए रहेंगे उसको सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।